नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि कैसे जो है मार्केट के ऊपर मैनचेस्टर भारत में वीवर्स की हालत कितनी खस्ता हो गई थी। पूरी मैनचेस्टर ने अप 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 और वीवर्स डाउन डाउन डाउन, और भारत की इकोनॉमी के जो दो रीढ़ हैं उसको तोड़ने की पूरी सफल कोशिश करी ब्रिटेन ने। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्ट्रीज केम टू इंडिया, फोर्थ टॉपिक। अब देखो अब हम भारत में फैक्ट्रीज के आने का हिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, टिल 1874 4 to 5 मिल्स वर वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी बाद में आई है ना। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में आ गई तो भारत में फिर बहुत जल्दी से आ गई, थोड़ा टाइम लगा। 1874 में आना शुरू हुई थी, तब 4 से 5 मिल्स थी भारत में, कॉटन की, जूट की, स्पिनिंग की, वीविंग मिल्स, ये सब थी। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि किन्ने ये इंडस्ट्रीज़ किन्ने ग्रो करी। ठीक है, तो किसने ग्रो की? हु वर द पीपल हु ब्रॉट इंडस्ट्रीज टू इंडिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है फर्स्ट, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मीन्स जो कि बिजनेस में लगे हुए हैं, जो बिजनेस करते हैं। एंड ट्रेड विथ चाइना। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले हमारे यहाँ व्यापार नहीं चलता था। भाई साहब, हज़ारों पहले का इतिहास है व्यापार का। ठीक है, हज़ारों लाखों साल पहले का इतिहास है। तो इन लेट इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन हैड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। ओपियम मतलब अफीम, अफीम जो नशा करने वाली एक चीज़ होती है। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी मतलब कि 1750s के बाद। ठीक है, 1750s के बाद क्या हुआ था, ब्रिटेन जो था ना उसने ब्रिटेन ने चाइना को अफीम एक्सपोर्ट देना शुरू किया था। ठीक है, एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू ब्रिटेन, है ना। और चाइना से क्या लेते थे? चाय लेते थे। ठीक है, सो अफीम, हम तुमको अफीम देंगे, तुम हमको चाय दो, है ना। ठीक है, सो मैनी इंडियंस हैड बिकम मीडिएटर और जूनियर प्लेयर ऑफ दिस ट्रेड। जूनियर प्लेयर तुमने देखा होगा, जो जैसे मान लो एक दुकान है तुम्हारे घर के पास। ठीक है, तो दुकान पे कोई तो देने आता होगा ना माल, बहुत सारा माल लेके, है ना, आता होगा। बहुत सारी ब्रेड्स जो है वो गाड़ी पे लेके आता है और तुमको दे देता है। वो ब्रेड्स क्या होता है, वो ब्रेड्स किसी डीलर से लेके आता है ना, जिसके पास थोक में ब्रेड्स आती, तो वो ब्रेड्स लेके आता है, तुम्हारी छोटी दुकान पर देके जाता है। तो ये क्या है? मीडिएटर है, बीच का बंदा, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है ब्रेड्स लेके जा रहा है ना। तो इसको कहते हैं मीडिएटर या जूनियर प्लेयर। तो ये जो बिज़नेस होता है ना, इसमें मीडिएटर के रूप में बहुत सारे जो व्यापारी थे हमारे इन्वॉल्व थे। कौन से वाले ट्रेड में? चाइना से ब्रिटेन, ब्रिटेन से चाइना वाले ट्रेड में। ठीक है, कैसे? दे टुक सप्लाईज एंड सप्लाइड टू एक्सपोर्टर्स, और दे वुड सप्लाई गुड्स टू शिप एरियाज। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे इमेजिन करवाना चाहूँ तो मान लो चाइना जो है वहाँ पे अफीम का उत्पादन हुआ, तो वो किसान से मैंने ख़रीद लिया। ठीक है, चाइना में गई मैं, वहाँ पे किसान से ख़रीदा, और फिर जो है यहाँ पे एक ब्रिटिशर को बेच दिया इंडिया में, है ना। वो ब्रिटिशर से मैंने पैसे ले लिए। ठीक है, और वो ब्रिटिशर ने फिर ब्रिटेन में वो अफीम को बेच दिया। सॉरी, अफीम नहीं, चाय। ठीक है, चाय, क्योंकि चाइना से तो चाय ले रहा है ना ब्रिटेन। तो मैंने फिर वो ब्रिटिशर को बेचा, वो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटेन में बेच दिया। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज करते थे उस वक्त, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी भारत में, तो हम ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, है ना। जो व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी जो थे, वो ब्रिटिशर्स को अफीम चाय का जो सप्लाई है वो चाइना के साथ ट्रेड करते थे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है,
सो दे टुक सप्लाईज एंड सप्लाइड टू एक्सपोर्टर्स और दे वुड सप्लाई द गुड्स टू शिप एरियाज। कई बार क्या होता था कि जैसे मैंने क्या किया कि मैंने चाइना से क्या बोलते हैं चाय खरीदी और मैं सूरत चली गई, ठीक है, और सूरत में मैंने शिपिंग जो थी वहाँ पे ब्रिटिशर को बेच दिया कि लो भैया, ठीक है, मैंने 80 रुपये में ख़रीदा था चाइना से और मैंने 100 रुपये में उसको बेच दिया, उसने मतलब 20 रुपये का मेरे को फ़ायदा हो गया। फिर वो शिप जो है वो कहाँ चली जाएगी, ब्रिटेन चली जाएगी। बात समझ में आ रही? ऐसे ऐसे व्यापार चलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखें तो द्वारकानाथ टैगोर इन बंगाल, है ना, ही वॉज वन ऑफ दीज पीपल, ठीक है। इनके नाम तुमने सुने होंगे। दिनशॉ पेटिट इन बॉम्बे, जमशेदजी टाटा का तो नाम सुना ही होगा, टाटा मोटर्स। सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला जो है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उनके ग्रैंडफादर जीडी बिरला जो है उनके ग्रैंडफादर, ये सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। यानी ये जो व्यापार था इसमें जो मिडिल मैन थे, बिचौलिए, इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, दे ऑल अर्नड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना और कॉटन शिपमेंट्स टू इंग्लैंड। इन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया था, जैसे मैंने तुमको भी एग्जांपल दिया ना, उस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था जो है चाइना के साथ ट्रेड में भी, और जो कॉटन शिपमेंट होती है, ठीक है। तो ये एक तो ये चाइना और ब्रिटेन का जो ट्रेडिंग चलता था, एक तो इसमें पैसा कमा लेते थे। दूसरा कैसे, मैंने तुमको बताया था कि रॉ कॉटन भारत से ब्रिटेन जाता था, ठीक है, तो वो भी तो पूरा एक चेन चलेगा ना, कि ऐसा है कि भैया किसान से कोई तो कॉटन खरीदेगा और फिर वो कॉटन खरीद कर जो है ब्रिटिशर को देंगे, फिर वो ब्रिटिशर जो है कहाँ देगा, शिप्स में भेजेगा, बड़े बड़े बक्सों में, है ना। तो ये चेन चलता है, ऐसे एक आदमी नहीं करता पूरा काम, ठीक है। तो इसमें भी मिडल मैन के रूप में जो है कौन था, ये लोग थे। तो इसमें भी काफ़ी पैसा इन्होंने कमा लिया था, समझ में आ रहा है। एंड सो दे थॉट ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। तो इस वजह से इनने काफ़ी मनी मेकिंग करी, और इसके बाद इन्होंने सोचा कि हम भी भारत में क्यों ना हम इंडस्ट्रीज़ ग्रो करें। हो सकता है इन लोगों के पास पहले से भी यानी जो है पैसा रहा हो, ठीक है। इस वजह से इन्होंने सोचा कि हम भी इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, हम भी मशीनें लेकर आएंगे। सो वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम? कैपिटल मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल मतलब होता है पैसा। तो कैपिटल कहाँ से आता है? फर्स्ट, अदर देन चाइना ट्रेड विद अदर कंट्रीज, मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। सिर्फ ब्रिटेन और चाइना के साथ ही ट्रेड नहीं चलता था, बहुत स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था कि साउथ ईस्ट कंट्री, एशियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारा ट्रेड चलता है, बर्मा के साथ ट्रेड चलता है, अफ्रीका के साथ ट्रेड चलता है। इसमें भी जो है जो व्यापारियों ने पैसा कमाया था, ठीक है। सेकेंड, ट्रेड विद इन इंडिया, बाहर से तो ट्रेड करते ही थे, इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी उसमें जो मिडिल मैन्स ने कमा लिया था पैसा, ठीक है। तो सम ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट ट्रेडेड विद इन इंडिया, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या क्या काम होते थे देखो, कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मैंने तुमको बताया, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन सिटीज़, फाइनेंसिंग, फाइनेंस करना मतलब पैसा देना, पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो व्यापारी होते थे उन्होंने अपना, कुछ ऐसे व्यापारी थे जो उनके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया था। जब पैसा इकट्ठा आपके पास होता है तो आप उसको ऐसी जगह लगाना चाहते हो कि वहाँ से फिर और पैसा इकट्ठा हो। कंपनीज क्यों खड़ी की जाती हैं, है ना, कि भाई पैसा कमाओ, उससे फिर पैसा बनाओ, है ना। तो मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, मैं उसमें 50,000 की एक मशीन लेके आती हूँ, ठीक है, जिससे मेरा कपड़ा जल्दी जल्दी बनता है और मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करती हूँ, फिर वो उससे मैं 2 लाख कमा रही हूँ। तो 50,000 इन्वेस्ट करने से मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। इस तरीके से ये इसको कहते हैं इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो यही चाहते थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये जो व्यापारियों ने पैसा कमा लिया था, ये चाह रहे थे कि हम अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करें इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मैनचेस्टर के गुड्स कितना फेमस हो गए, भारत का आधे से ज़्यादा मार्केट जो है वो मैनचेस्टर के गुड्स से हो गया। क्यों ना हम खुद इंडस्ट्रीज़ खोलें, भारत की इंडस्ट्री खोलें, भारत की इंडस्ट्रीज़, भारत के लोग जो है वो पैसा कमाएंगे, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है ना, वैसा। हाउ कॉलोनियल रूल रेस्ट्रिक्टेड दीज मर्चेंट्स,
जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे इन मर्चेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया। अब तुम खुद सोच के देखो कि अंग्रेज़ चाहेंगे क्या कि जो है छोटे व्यापारी या जो ऐसे व्यापारी जो मिडलमैन के रूप में पैसा खूब सारा कमा चुके हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्री खोल लें? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो ऐसे मर्चेंट्स को इंडस्ट्री ग्रो बनाने में, ठीक है। सो एज वी सॉ मर्चेंट्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड मैन्युफैक्चर्ड गुड, ठीक है। मतलब बना बनाया माल तो भारत से वैसे भी बनना और बेचना बंद हो गया था भारत का, बताया है पहले ही, ठीक है। सो दे हैड टू एक्सपोर्ट मेनली रॉ मटेरियल्स। तो भारत के व्यापारियों को क्या करना पड़ रहा है? रॉ मटेरियल बेचना पड़ रहा है ना मिडलमैन को, है ना। फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, अफीम, व्हीट, इंडिगो, ये सब बेचना पड़ रहा है ना। दे वर ऑलरेडी रिमूव फ्रॉम शिपिंग बिजनेसेस। उनको पहले ही शिपिंग बिजनेसेस से बहुत स्टार्टिंग में देखा था, याद है कि जो भारत के व्यापारी थे उनको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की गई, जो व्यापार का पूरा सिस्टम था। इसी वजह से जो हमारे पुराने वाले जो पोर्ट सिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई थी, हमने देखा था सूरत और हुगली, है ना। बॉम्बे वो नई पोर्ट सिटी बन गई थी। सो टिल 1919 यूरोपियन एजेंसीज ऑफ ब्रिटेन कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 1919 तक यूरोपियन एजेंसीज या ब्रिटेन ने इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया भारत में, ठीक है। कंट्रोल किया मतलब हम तुम्हारा माल भैया कैसे बनने दें, कैसे तुम्हारे, फिर तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा हमारा मार्केट में, भारत के मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा ना फिर ब्रिटेन के मैनचेस्टर के गुड्स का। तो रेस्ट्रिक्ट करके रखा, ओके। वेयर डिड वर्कर्स कम फ्रॉम, ठीक है। तो भारत में इंडस्ट्रीज बन तो रही थी लेकिन किसके कंट्रोल में? पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। सो एज इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड वर्कर्स का नीड तो होगा ही होगा। तो वर्कर्स कहाँ से आते थे? एज नियर बाय विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स वर्कर्स केम फ्रॉम विलेजेस वेयर दे हैड नो वर्क, सो इंडस्ट्रीज वर एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू वर्क, ठीक है। तो विलेजेस में तुमको जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी पूरी तरीके से, किसान टूट चुके हैं, उनको पहले ही उनके जो भी उत्पादन करते हैं वो उसका कम पैसा मिलता है, तो वो चाह ही रहे हैं किसान और विलेजर्स कि हमको कोई दूसरा इनकम का सोर्स मिले। तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने का उनको मौका अच्छा मिला, है ना। अब देखो आगे क्या होता है। फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, कई बार जो है और इंडस्ट्रीज़ कोई बहुत सारी नहीं बनी है हमारे देश में। अब तुम ये बस सोच रहे होगे कि भाई अंग्रेज़ अगर नहीं चाहते तो फिर वो बनने क्यों दे रहे हैं इंडस्ट्रीज़ बनी इंडिया में, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बनाई। लेकिन क्या तुमको लगता है कि वो मैनचेस्टर गुड्स जितना कॉम्पीट कर पाएंगे? देखते हैं हम लोग आगे कैसे ग्रो किया इंडस्ट्रीज़ ने इंडिया। क्या तुमको लगता है कि अंग्रेज़ उनको उतना फ्रीडम देते होंगे? क्या तुमको लगता है कि उनको रॉ कॉटन, क्योंकि इंडस्ट्री को इंडिया में जो इंडस्ट्री बनेगी उनको भी रॉ कॉटन चाहिए, क्या तुमको लगता है कि वो सस्ते में मिलता होगा जितना सस्ते में मैनचेस्टर को मिलता होगा? डेफिनेटली उनको बहुत कंपटीशन फेस करनी पड़ी होगी। तो एज द न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जैसे ही भारत में ये बातें फैलने लगी धीरे धीरे कि भैया बॉम्बे में एक कॉटन मिल खुली है, वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत है, तो दूर दूर से लोग आए। पीपल वुड कम फ्रॉम लार्ज डिस्टेंसेस। एग्जाम्पल यूपी से बॉम्बे इन कॉटन मिल ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे में कॉटन का बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पे, क्योंकि कॉटन मिल बहुत पहले से हैं, और कॉटन मिल्स जो स्टार्टिंग में बॉम्बे में बनी तो यूपी बिहार से लोग आए। इस बात को समझो, क्योंकि यूपी में किसानों की संख्या बहुत बड़े नंबर्स में है, और जब वहाँ के किसानों को इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा होगा और उनको पता चला बॉम्बे में इस तरीके से वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो भागे भागे चले आए होंगे। उस वक्त सोच के देखो इतनी दूर से लोग आए, क्या कितनी मजबूरी रही होगी। कैन यू इमेजिन दैट?
और बॉम्बे में आज भी तुम देखते होगे, महाराष्ट्र में यूपी के लोग बहुत हैं, बॉम्बे में तो कितने यूपी के ही भरे पड़े हैं बिल्कुल। और तुमको पता होगा कि जो बाला साहब ठाकरे हैं वो कहा करते थे कि इनफैक्ट शिवसेना जो है वो यूपी बिहारियों को महाराष्ट्र से भगाने की बात करती है। खैर, थर्ड बात, जॉबर। तो कहाँ से मिल रहे हैं वर्कर्स? तो सिंस द डिमांड ऑफ वर्कर्स वाज इंक्रीजिंग बट नंबर ऑफ पीपल हु वांटेड जॉब वाज ग्रेट। मैंने पहले भी बताया कि जॉब चाहिए है ना, इंडस्ट्रीज़ को लोग चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि भाई 100 लोग आ गए तो 100 के 100 ले लेंगे। 50 चाहिए, लेकिन आएंगे कितने? 150 लोग आएंगे। 150 लोग आ गए, चाहिए 50 ही, तो क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल हु वांटेड द जॉब वाज ग्रेट। अभी क्या है, बेरोजगारी इसी वजह से कि नंबर ऑफ जॉब्स इतनी सी हैं और जिनको चाहिए वो इतने सारे हैं। ठीक है, इतने सारे, बहुत सारे। ठीक है, तो क्या होगा? सो मिल्स कुड नॉट टेक ऑल द पीपल हु वांटेड जॉब। सबको तो ले नहीं सकते भाई, 50 की ज़रूरत है तो 150 को थोड़ी ना लेंगे। सो देयर हैड टू बी अ फेयर सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, एग्ज़ाम्स होती है हमारी, फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम होगी, फिर उसमें 1 लाख बच्चे पास करेंगे, फिर दूसरे लेवल की एग्ज़ाम होगी उसमें 50,000 पास करेंगे, फिर तीसरे लेवल की होगी उसमें 10,000 जो पास होंगे, फिर उनका आखिरी में इंटरव्यू लेके 5,000 बच्चों को, 1 लाख में से 5,000 बच्चों को चूज़ करेंगे फाइनली। तो कुछ तो सिलेक्शन की प्रोसेस करनी पड़ेगी ना। सो उसके लिए क्या किया था? उसके लिए एक जॉबर अपॉइंट किया था, ये याद रखना। अ जॉबर वॉज अपॉइंटेड फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। और किसको सिलेक्ट किया जाता था? क्या क्राइटेरिया होता था, है ना? जैसे तुम्हारा एग्जाम का क्राइटेरिया होता है ना कि भाई मैथ्स में इतने % आने चाहिए, इसमें इतना आने चाहिए। इनका क्या क्राइटेरिया था? या सिंगिंग, अगर सिंगिंग करनी है तो तुमको ये आना चाहिए। इनका क्या क्राइटेरिया था? जो जॉबर होता था, एक जॉबर एक आदमी को अपॉइंट कर दिया था, है ना? तो जो भी लोग आते जाते थे उसमें, तो ही वॉज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। वो एक बहुत ट्रस्टेड आदमी होता था, जो भी कंपनी का मालिक है उसका एक ट्रस्टेड आदमी है। ही गॉट पीपल फ्रॉम विलेजेस। वो विलेजेस से आने वाले लोगों को चूज़ करता था, है ना? उनको जॉब देता था, उनको सिटी में सेटल होने में, घर वर देने में मदद करता था, उनको पैसे देता था अगर उन्हें ज़रूरत होती थी तो। ठीक है, और क्योंकि वो जॉब दे रहा है तो भाई वो पैसे मांगता था और कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह मांगता था लोगों से जिनको जॉब देता था उनसे। सो ही वॉज अ जॉबर। इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में लोगों को इनिशियली सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ये कई बार जो है अगर जान पहचान के लोगों को कर दिया करता था, तो ऐसे कुछ जॉबर्स लगा के रखे थे जो कि सिलेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं पेक्यूलैरिटीज़ इन इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। अब अजीब दास्तान। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ यार्न। ठीक है, पेक्यूलैरिटीज़ मतलब कि कुछ अजीब था इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उसमें क्या अजीब था? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यार्न। सिंस द इंडियन बिजनेस men did not want to compete with Manchester goods, they started producing yarn. It was used by Indian weavers and also exported to China. अब देखो, मैंने तुमको क्या बताया था कि जो भारत में इंडस्ट्री बनेगी तो सही, लेकिन कपड़ा अगर बना, कपड़ा तो बना लिया इंडस्ट्रीज ने, लेकिन क्या वो मैनचेस्टर के गुड्स को कॉम्पीट कर पाएगा? क्या नहीं। ये मुझे सच्चाई मालूम है कि भाई नहीं, अपना अब इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। अंग्रेज़ों का तो राज चल रहा है ना, अभी अंग्रेज़ों का क्या है, राज है। तो अपना जो मार्केट में अपना जो माल है वो मार्केट में इतनी जल्दी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो स्मार्ट वर्क करना। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या किया? देखो, उनने कपड़ा बनाने के बजाय धागा बनाना शुरू किया। ठीक है, यान मतलब धागा। तो वो धागा किसको देते थे, किसको सप्लाई करते थे? इंडिया के वीवर्स को, और चाइना को भी एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटेन थोड़ी ना लेगा। ब्रिटेन तो भारत का सबसे अच्छा कॉटन लेके जाता है ऑलरेडी, है ना? तो इन्होंने धागा बनाना शुरू किया। ठीक है, डायरेक्टली कपड़ा बनाना नहीं शुरू किया। सेकेंड पॉइंट, इंडियन, ये एक देखो, यानी कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कैसे बढ़ी भारत में,
वो हम देख रहे हैं अभी। हाउ डिड इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो इन इंडिया, वॉट वर द पेक्यूलैरिटीज़, ठीक है। उसका फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट देखो, इंडियन यार्न एक्सपोर्ट डिक्रीज्ड इन चाइना, ठीक है। क्या देखो क्या हुआ, हम चाइना, हमारा भरोसा था कि भैया चाइना को हम एक्सपोर्ट कर देंगे जो भी हम धागा प्रोड्यूस करेंगे और इंडिया के वीवर्स को देंगे, तो इंडियन वीवर्स उससे कम से कम इंडियन वीवर्स को भी राहत रहेगी कि चलो इंडिया के बिजनेसमैन जो है वो बना रहे हैं धागा, हमको सस्ते में तो बेचेंगे कम से कम। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम हो गई चाइना में, चाइना के लोगों को, चाइना में एक्सपोर्ट जो था हमारा धागे का वो कम हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ चाइनीज़ एंड जापानीज़ मिल्स। चाइना और जापान में मिल्स जो हैं वो ग्रो करने लग गई। इस वजह से क्या हुआ, चाइनीज़ मार्केट जो है वो फुल ऑफ दीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो चाइना और जापान में खुद की उनकी मिल्स जो है वो बन गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे खुद वो लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए थे यार्न, ठीक है। तो फिर अब भारत से क्यों लेंगे वो, बात समझ में आ रही है? सो इंडस्ट्रीज़, तो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैड टू शिफ्ट फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। तो उन्होंने बोला यार अपना ख़रीदार ही नहीं बचा तो क्या मतलब, है ना। तुमने बहुत सारी चॉकलेट बना के रख ली, कोई खाने वाला नहीं होगा तो तुम्हारी चॉकलेट्स तो वेस्ट जाएगी ना। तो इस वजह से इंडिया की इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने सोचा कि अब तो यार्न बनाने का कोई मतलब नहीं रहा, तो क्लॉथ प्रोडक्शन ही करना पड़ेगा। सो कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल्ड, ठीक है। पहले क्लॉथ प्रोडक्शन बहुत कम हो रही थी इन इंडस्ट्रीज़ में, भारत की इंडस्ट्रीज़ में, वो डबल हो गई। कौन से साल में? 1900 से 1912 के बीच में। थर्ड पॉइंट देखो, क्या ये ग्रोथ हम देख रहे हैं, हाँ, धीरे धीरे भारत की। तो पहले धागा प्रोड्यूस किया, उसका खरीदार कौन था? चाइना था। अब क्या हुआ, चाइना के पास खुद की कंपनियां आ गई, तो उसने भारत से खरीदना बंद कर दिया, तो भारत का खरीदार जो सबसे बड़ा था वो बंद हो गया, किसका? धागे का। तो फिर भारत की इंडस्ट्रीज़ ने क्या सोचा, अब कपड़ा ही अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखो, डिमांड ऑफ आर्मी। वर्ल्ड वॉर वन की कौन से साल के बीच में थी? 1914 से 1919। हमने अभी पीछे देखा 1900 से 1912 के बीच में भारत में कपड़े का बनना बढ़ गया था भारत की इंडस्ट्रीज़ में। अब देखो डिमांड ऑफ आर्मी। ब्रिटेन वॉज अ मेन कॉन्टेस्टेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में जो दो अखाड़े में खड़े हैं ना, दो टीमें कबड्डी खेल रही हैं, ठीक है। तो एक टीम में जो है ब्रिटेन मेन है, एक टीम में जर्मनी मेन है, ठीक है। तो जो है ब्रिटेन मेन कंटेस्टेंट था, ठीक है। इट वॉज सप्लाइंग आर्मी टू वॉर विथ द अदर अपोजिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे ब्रिटेन है, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन के साथ दूसरी कंट्रीज़, यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़, एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है मैंने हमेशा तुमको बताया है, जब वॉर होती है तो क्या होता है, वॉर में सेना के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, सेना को अनाज देना पड़ता है बहुत सारा, सेना को कपड़े देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो भैया ब्रिटेन तो कूद पड़ा है, अखाड़े में है ना, और उसको अपनी आर्मी को क्या सप्लाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करनी है, ठीक है। सो ब्रिटिश मिल्स क्या हो गई, दे वर बिजी इन मीटिंग द वॉर डिमांड्स। देखो बड़ी अच्छी चीज़ हुई, यहाँ भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो ब्रिटेन क्या हो गया, बिजी हो गया। कहाँ पे बिजी हो गया, ब्रिटेन की जो मिल्स थी मैनचेस्टर और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो कपड़े का उत्पादन करती थी, वो कहाँ पे सप्लाई करने लग गई। अब कपड़ा उनका कहाँ पे डायरेक्शन हो गई, समझ गए, वॉर की तरफ। जो आर्मी है उसको कपड़ा जो है सप्लाई करने में की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो क्या हुआ, सो मैनचेस्टर गुड्स एक्सपोर्ट्स इन इंडिया डिक्रीज्ड। अब मैनचेस्टर से जो भारत में कपड़ा आ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। किस दरमियान, वॉर के टाइम पे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, समझो इसको, ठीक है। सो इंडियन मिल्स के लिए अरे वाह, मैनचेस्टर के गुड्स कम हो गए, अच्छा मौका है, ओके, अच्छा मौका है। मैनचेस्टर के गुड्स अभी आना कम हो गए, मैनचेस्टर कहाँ बिजी है, वॉर में बिजी है, तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाओ। दे गॉट होम मार्केट फॉर सप्लाइंग देयर गुड्स। तो भारत में मैनचेस्टर का गुड्स का आना कम हो गया था, तो तुरंत इसका फ़ायदा उठा लिया
मौके पे मारा छक्का इन लोगों ने, ठीक है, किनने, इंडियन मिल्स ने, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने। और एज वॉर प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा चलता गया, 1914 से 19 तक 5 साल चला था। जब जैसे जैसे वॉर लंबा खींचता गया, इंडियन फैक्ट्रीज से सप्लाई वॉज टेकन बाय ब्रिटेन। जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया साल दर साल, तो ब्रिटेन को डिमांड बढ़ गई कपड़े की बहुत ज़्यादा। मैनचेस्टर तो दे ही रहा है सप्लाई कपड़े की, लेकिन ब्रिटेन ने भारत की इंडस्ट्रीज़ को कहा कि भैया तुम भी दे दो थोड़ा सा, समझ गए। तो अब मतलब चांदी चांदी हो गई इंडियन मिल्स की, समझ गए। सो जूट बैग्स, ये भी टेक्सटाइल में आता है, यूनिफॉर्म्स, इस सब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, वर्क बढ़ गया, लेबरर्स गॉट जॉब, तो भारत में लेबरर्स की संख्या बढ़ने लगी। इंडस्ट्रीज़, भारत की इंडस्ट्रीज़ ने बड़ी संख्या में कपड़ा बनाना शुरू किया, किसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, ब्रिटेन की वॉर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, सैनिकों को देने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज्ड, तो तुम समझ गए कहानी भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, ठीक है। और चौथा पॉइंट देख, ये देखो रॉकेट की तरह उड़ रहा है भैया, ये तलवार जैसा दिख रहा है लेकिन इसको रॉकेट समझ जाना, ठीक है। सो फॉल ऑफ मैनचेस्टर इन इंडिया, सो मैनचेस्टर गुड्स कुड नॉट टेक इट्स पोजीशन बैक इन इंडियन मार्केट। तो वर्ल्ड वॉर के बाद मैनचेस्टर जो है वो फिर वैसी जो पहले उसकी, मैंने तुमको बताया था ना 1850s के बाद 50% ऑफ इंडियन मार्केट जो है वो मैनचेस्टर के गुड्स से भर गया था, तो वैसी पोजीशन वापस उसकी फिर नहीं बन पाई वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों? क्योंकि वो वॉर के बाद इतना ज़्यादा वॉर की सप्लाई को पूरा करने में बिजी हो गया कि तब तक भारत में जमा चुके थे जगह, भारत की जो कंपनियाँ थी वो, समझ गए। ब्रिटेन्स इकोनॉमी वॉज कोलैप्स्ड, मैंने हमेशा तुमको बताया वॉर के समय पे जो युद्ध होता है तो जो देश होता है उसका पूरा का पूरा खजाना जो होता है, पैसा होता है, वो पूरा वॉर में खर्च होता है बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि वेपन्स कितने बड़े बड़े यूज़ होना है, सैनिकों को पैसा देना होगा, ठीक है, सैनिकों के लिए इतना सारा सप्लाई करना होगा, इतना सारा अनाज चाहिए होगा, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So, local industrialists took that position once again. So, local industrialists के पास एक जगह बनाने का मौका आ गया। बात समझ में आई? तो अब तुम ये देखो, मैं एक बहुत शॉर्ट में तुमको बताती हूँ। सबसे स्टार्टिंग में वीवर्स थे, 1700s के पहले वीवर्स का मार्केट में जमा था, ठीक है, और जो व्यापारी थे वो व्यापार करते थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो इंडियन व्यापारी थे उनको हटाया अपनी जगह से, ठीक है, और वीवर्स को अत्याचार करना शुरू किया, वीवर्स के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया और उनसे कपड़ा सस्ते में ख़रीदना शुरू किया। फिर उनने क्या किया, वीवर्स को भी पूरी तरीके से हटा दिया, उनसे कपड़ा भी नहीं खरीदते थे, डायरेक्टली कॉटन खरीदना शुरू कर दिया। कॉटन खरीद के मैनचेस्टर क्योंकि उनकी इंडस्ट्री ग्रो हो गई, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी ब्रिटेन में, तो उन्होंने मैनचेस्टर में डायरेक्टली कॉटन भारत से भेजना शुरू किया, मैनचेस्टर में कपड़ा बनाना शुरू किया और भारत में बेचना शुरू किया, ठीक है। और भारत के वीवर्स जो है वो ख़त्म होते गए और भारत में जो कपड़ा था वो पूरा का पूरा मैनचेस्टर का होता था। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ और इस समय भारत की कुछ इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी, थोड़ी बहुत 4-5 इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और मैनचेस्टर जो है वो धीरे धीरे जाता गया वॉर के कारण, और भारत की इंडस्ट्रीज़ ग्रो होती रही। समझ गए? ओके। अब हम देखते हैं कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, जो वीवर्स थे, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, जो वीवर्स हमारे इंडिया, जो कि मतलब रूट्स हमारी थी जो स्ट्रॉन्ग थी, है ना, वीवर्स जो थे वो बहुत समृद्ध थे पहले, है ना, जो इंडिविजुअल वीवर्स थे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जिसको कहते हैं हम, जिनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, वो क्या कम बैक कर पाते हैं क्या? लेट्स सी। सो कम बैक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सो ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम बैक आफ्टर वर्ल्ड वॉर, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या इसी के सिमिलर आ सकता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज दे वर स्टिल वेरी बैकवर्ड्स, फर्स्ट पॉइंट। फैक्ट्रीज जो है
मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इंडस्ट्रीज बहुत सारी नहीं ग्रो हुई हैं अभी, है ना. सो दो इंडस्ट्रीज ग्रू, दे वर मोस्टली लोकेटेड इन बिग सिटीज, है ना. ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं. ओनली 5 to 10% वर्कफोर्स वर फैक्ट्री वर्कर्स. पूरे देश में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, या जो कामगार हैं या जो लेबरर्स हैं, उसका सिर्फ लगभग 5 से 10% से भी कम लोग जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं. ठीक है, तुम सोच के देखो, 90% लोग अभी भी या तो खेती करते हैं या तो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या अभी भी अपना छोटा मोटा वीविंग का बिजनेस चला रहे हैं, भले ही घाटे में चला रहे हैं. समझ गए. या वीविंग के अलावा भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें काम कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट्स केम बैक इन 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी मतलब 1900 के बाद. तो हैंडीक्राफ्ट्स हमने देखा था कि किस तरीके से फॉल डाउन हुआ, क्योंकि मशीन्ड प्रोडक्ट्स जो थे वो बहुत सस्ते होने लग गए थे. तो हैंडीक्राफ्ट्स फिर से वापस आए. कैसे? दो वीवर्स हैड लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज इन देयर वर्क्स. हमने देख लिया कैसे. वी हैव सीन हैंडलूम्स सर्वाइव्ड. हैंडलूम्स आज भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं, जितना पहले किया करते थे 1700 से पहले. इन 1900 to 1940 हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन 3 times हो गया. तुम देखो जिस समय भारत की यानी वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे सिचुएशन बदली है. हैंडलूम प्रोडक्शन 3 टाइम बढ़ गया था. ठीक है, अंग्रेज़ों के आने के बाद जो डिक्लाइन हुआ था वो डिक्लाइन से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया था. बट हाउ डिड इट हैपन? ऐसा हुआ कैसे? फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. सो तुमसे ये पूछ सकता है, इसी एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, हाउ डिड हैंडलूम प्रोडक्शन इंक्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर या आफ्टर 1900 या इन 20th सेंचुरी. पहला, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. इफ अ टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ क्राफ्ट्स पर्सन विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, देन ही प्रिफर्स टू यूज़ इट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन. ये मैंने तुमको पहले भी बताया कि जो छोटी छोटी इन्वेंशंस होती हैं वो अगर छोटे क्राफ्ट्स पर्सन को मदद कर रही हैं, ठीक है, तो वो उसको खरीदेगा, है ना, उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में. इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल तुमको देती हूँ. जैसे गन्ने का रस निकालने वाला आदमी आता है ना, तुमने देखा होगा कि एक वो होता है, वो हाथ से करता है ना, उसको बड़ी मेहनत लगती है उसको करने में, है ना. और एक होता है जो कि वो उस मशीन वो मोटर होती है, ठीक है, वो मोटर को ऐसे घुमा देता है वो चक्के को, और वो मोटर चल पड़ती है और अपने आप जो है वो निकलता है. बस उसको गन्ने को निकालना होता है, वो जल्दी जल्दी बनता है. ठीक है, तो अगर एक आदमी के पास यानी अगर वो मशीन ज़्यादा महंगी नहीं है ना, भाई हाथ घुमाने वाली में भी मशीन जो है वो कुछ ना कुछ पैसा लग रहा है, और ये उससे ज़्यादा महंगी नहीं है, तो वो क्या करेगा? गन्ना बनाने वाला सोचेगा, यार मैं थोड़ा पैसे हाथ घुमाने वाली से कमाने के बाद जब मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाएगा तो मैं ये मशीन ले लूँगा, है ना, डीजल से चलती है वो, तो वो जो है मोटर वाली ले लूँगा मैं, है ना. तो वो क्या है, उसका जो छोटा सा बिजनेस है वो तो अभी भी छोटा ही रहा ना, गन्ने का रस बेचने का ही बिजनेस रहा ना, लेकिन वो जो मोटर वाली चीज़ थी उसने उसकी मदद की उसके धंधे को बढ़ाने में, है ना. ऐसा तो है नहीं कि उसने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल ली, है ना. तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको ग्रो करने में जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अगर मदद करती है तो लोग उसको खरीदते हैं. तो ये छोटी टेक्नोलॉजीज़ ने मदद करी, इन्वेंशंस ने, मैंने तुमको पहले भी बताया था. इसमें देखो एक एग्जांपल दिया है, फ्लाई शटल वाज वन सच इन्वेंशन. बाय 1941 1/3 ऑफ हैंडलूम्स यूज्ड फ्लाई शटल. फ्लाई शटल का फोटो तुमको दिख रहा होगा. मैनी अदर सच इन्वेंशंस हेल्प्ड द हैंडलूम टू कम्पीट विद द मिल सेक्टर. तो जो हैंडलूम सेक्टर था उसको जो नया इन्वेंशन था, नए इन्वेंशन से भी जल्दी जल्दी बनने लगा होगा जो कपड़ा होगा, ठीक है. तो वो जो इंडिविजुअल्स थे या वीवर्स थे उनको मदद मिली जो मिल के कपड़े को कॉम्पीट करने में, ठीक है. सॉरी. थर्ड पॉइंट, कोर्स एंड फाइन वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स. ठीक है, अब ये पॉइंट देखो. सम वीवर्स प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लॉथ एंड सम फाइन. कुछ जो वीवर्स होते थे वो कोर्स मतलब कि जैसे मोटा कपड़ा, जैसे ये तुम देख रहे होगे ये फाइन नहीं है, ये कोर्स है. इसको हाथ लगाओगे ना ऐसा कोर्स लगेगा, ऐसा
गदरीला गदरीला लगेगा, ठीक है, मतलब हार्ड हार्ड। और कुछ कपड़े नहीं ऐसे होते एकदम सॉफ्ट होते हैं एकदम, है ना, उनकी जो वीविंग होती है ना वो फाइन होती है, जो धागे होते हैं वो बहुत फाइन होता है धागा, जितना धागा फाइन होगा ना उतना महंगा होगा। और वो धागा, फाइन धागे की जब तुम वीविंग करोगे और कपड़ा बनाओगे ना तो वो बहुत सॉफ्ट होगा कपड़ा। तो जो कोर्स क्लॉथ आता है ना वो इट इज़ बॉट बाय पुअर पीपल एंड इट्स डिमांड जो है वो फ्लक्चुएटेड, बदलते रहती है। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फेमाइन्स एंड बैड हार्वेस्ट व्हेन पुअर हैड नथिंग टू ईट, वाई वुड दे बाय क्लॉथ? बट फाइन वेराइटी क्लॉथ डिमांड वॉज स्टेबल बिकॉज फेमाइन्स डिड नॉट अफेक्ट सेल ऑफ रिच क्लॉथ्स फॉर द रिच पीपल। तो क्या होता था कि जो कोर्स क्लॉथ होता है ना वो बेसिकली सस्ता होता है, क्योंकि वो फाइन नहीं होता, वो सॉफ्ट नहीं होता है कपड़ा। तो कोर्स क्लॉथ वाला जो कपड़े होते हैं वो जनरली गरीब लोग खरीदते हैं, तो उसकी डिमांड फ्लक्चुएट होती है, उसकी डिमांड बदलती रहती है, ठीक है, बदलती रहती थी। तो कैसे बदलती थी? तो गरीब जो है उसके पास अगर पैसा नहीं होता है तो वो कपड़ा नहीं खरीदेगा, उसके पास जब खाने को नहीं होगा तो कपड़ा क्यों खरीदेगा? तो कोर्स क्लॉथ की जो कपड़े की डिमांड होती है वो बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। फेमाइन्स या फूड शॉर्टेज या गरीबी ज़्यादा बढ़ जाती है या महंगाई हो जाती है तो गरीब उसको नहीं खरीदते, तो कोर्स क्लॉथ की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन फाइन क्लॉथ की डिमांड कभी कम नहीं होगी, क्योंकि रिच जो है वो फाइन क्लॉथ खरीदते हैं। बदले की क्या, चाहे महंगाई बढ़ जाए या महंगाई सस्ता हो जाए कपड़ा, उनकी तो डिमांड सेम रहेगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब महंगाई बढ़ती है या फेमाइन आती है या फूड शॉर्टेज होती है तो, ठीक है। ठीक है, तो फाइन क्लॉथ का डिमांड जो है वो बरकरार रहता है। तो इस वजह से भी, और हैंडलूम्स क्या होते हैं? फाइन होते हैं। हैंडलूम्स जो होते हैं वो फाइन वैरायटी के होते हैं, और रिच जो लोग होते हैं वो हैंडलूम पहनना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड है, डिमांड ऑफ हैंड वोवन क्लॉथ। सो द रिच डिमांडेड हैंड वोवन क्लॉथ विच कुड नॉट बी कॉपीड बाय मिल्स। अभी भी वही पॉइंट आ रहा है जो हमने ब्रिटेन वाले केस में देखा था कि जो मिल्स जो कपड़ा बना रही हैं वैसा जो लोग हैंडलूम बनाते हैं वैसा कपड़ा मिल्स नहीं कॉपी कर सकती, क्योंकि वो मशीन द्वारा बनाया जा रहा है। सो द इंडस्ट्रीज या मिल्स कुड नॉट ईजिली रिप्लेस हैंडलूम्स। सो हैंडलूम्स को ईजिली रिप्लेस नहीं कर पाई कौन? मिल्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पेक्युलैरिटीज़ ऑफ ये, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट फॉर गुड्स, ठीक है। अब देखो हमने ये देखा कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने भारत के मार्केट में टेक ओवर करने की कोशिश की, है ना, पूरी तरीके से वीवर्स को हटा दिया और टेक ओवर किया भी उन्होंने। मर्चेंट मैनचेस्टर के गुड्स बहुत समय तक भारत में राज किए, ठीक है। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो भारत के व्यापारी थे उनको रोका गया व्यापार करने से। और टैरिफ प्रोटेक्शन एक तुम्हारी किताब में वर्ड आएगा, टैरिफ मतलब कुछ नहीं होता है, टैक्स ही होता है, ठीक है। तो टैक्स लगा के कैसे महंगा करते गए वो भारत के कपड़े को ब्रिटेन में, है ना, और अपना स्पेस बना लिया, अपना मार्केट बहुत बड़ा बना लिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब आप नया कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट कितनी होती है तुमने देखा है, ठीक है। तो जब आप नया कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है? प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, है ना। तो कुछ भी झूठ बोल दो, है ना, कि भैया मेरे तो टूथपेस्ट में नमक है, तो ये है तो वो है, तो 2 मिनट नूडल्स, तो वो नूडल्स से भैया तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे, तो बोनवीटा से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। सो वाई आर एडवर्टाइजमेंट्स मेड? टू मेक पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, टू मेक द प्रोडक्ट लुक नेसेसरी इन लाइफ, है ना, भैया इसके बिना तो होगा ही नहीं, है ना। देखते हो ना तुम एडवर्टाइजमेंट कैसे, अरे बाप रे इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। टू शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट हमारी नीड बन चुकी है, जबकि हमारे पहले तो लोग दातुन कर लिया करते थे, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड बन गई हैं, है ना। क्रीम, पाउडर, शैम्पू, है ना। शैम्पू जो बताते हैं ना कि भैया इतने मजबूत हो जाएंगे, तो ये तो वो उसके उल्टा होता है सीधा, ठीक है। बाल झड़ने लग जाते हैं हमारे,
सो और भैया फेयर एंड लवली तो क्या ही कहना है ना, मतलब भगवान ने जो हमको कलर दिया है तो वो भगवान झूठा हो गया, गलत हो गया साबित। और भाई माँ के नाम पे तो इतने एडवर्टाइजमेंट चलते हैं कि क्या ही बताएं, है ना। तो इससे शेप होता है माइंड लोगों का, है ना। उपमा वाला तुमने देखा होगा, फिर बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जिसमें माँ 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 करते हैं ये लोग, ठीक है। सो आप प्रोडक्ट को ऐसा शो करो कि वो ऐसा लगे कि ये मेरी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, इसके बिना तो मेरा काम चल नहीं वाला है, ठीक है। सो हाउ वॉज दिस डन, एडवर्टीजमेंट वॉज कैसे डाला गया, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा इसमें देखो दिया हुआ है, तुमको कुछ पिक्चर्स भी दिख रही होंगी अपने किताब में, है ना। देखो यहाँ पे ग्राइप वाटर कैलेंडर ऑफ 1928 बाय एम.वी. धुरंधर, उस पर कृष्ण जी का बना हुआ है। कृष्ण, क्योंकि हमारे देश में देखो इमोशनली अटैक करना है लोगों को, ठीक है, यानी लोगों की इमोशंस, साइकोलॉजी क्या है इंडिया की कि हम लोग भगवानों से बहुत जुड़े हुए हैं ना, भगवान का नाम सुनते ही भैया अरे अरे ऐसा हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं ना। माँ का नाम सुन के इमोशनल, जिन चीज़ों का नाम सुन के इमोशनल होते हैं उन पे एडवर्टाइज बनाओ, ठीक है। तो शुरू से चला रहता है। देखो कृष्ण जी को, किसी भी बच्चे को देखते हैं हम तो एक कृष्ण जी का हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है ना। तो देखो ये इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वॉज कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज, बेबी प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए कृष्ण जी का बेबी वाला फोटो, बाल कृष्ण वाला, है ना। सो पुटिंग लेबल, सो मेड इन मैनचेस्टर, लेबल पुट करना, है ना, मेड इन मैनचेस्टर। जैसा आजकल हम लोग ढूंढने लगे हैं, आत्मनिर्भर भारत है भैया, तो मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट ढूंढने लगे हैं। So label on Manchester goods was needed to make the company name familiar. घुसा दो लोगों के दिमाग में। Label also give guarantee of quality product. Adidas दिख गया भैया किसी के टी शर्ट पे, अरे यार तेरा एडिडास का है, अरे यार कौन सा है यार वो ली कूपर की जीन्स है यार तेरी, कितनी महंगी, क्वालिटी, मतलब क्वालिटी की गारंटी देता था ना। ठप्पा लग गया मेड इन मैनचेस्टर, यार ये तो पक्का बहुत शानदार क्वालिटी का होगा, है ना। वो एक देखो एक सेंस ऑफ क्या बन जाता है कि श्रेष्ठता का दिमाग में आ जाता है। एडिडास, यार ये बंदा तो एकदम बहुत सही होगा, अमीर होगा, है ना, और बहुत शानदार, मतलब स्टैंडर्ड वाली फीलिंग आती है ना। तो ये लोगों के दिमाग में आप ऐसा घुसा दो उस कंपनी के नाम को कि लोग उसके साथ एक स्टैंडर्ड वाली फीलिंग आ जाए, एक सोसाइटी में ऊंचे तबके का होने का भाव पैदा होने लगे लोगों के अंदर उस चीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करने से। समझ में आ रहा है। तुमने सुना होगा तो ये प्रोडक्ट यूज़ करती है, वाह यार, अच्छा ये शैम्पू यूज़ करती है, अच्छा तूने टाइटन का पहना हुआ है चश्मा, वाह यार, है ना। सो ये इफ़ेक्ट होता है। तो पुटिंग लेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिमागों में घुसा दो। जैसे तुमको कार्स के पता होते हैं लेबल्स, है ना। मैं तुमको अमेज़न कहूँगी तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा अमेज़न का, ठीक है। मैं तुमको किसी कार की कंपनी का नाम लूँगी, मुझे पता नहीं है ज़्यादा कंपनी से नाम, तो तुम तुरंत टोयोटो का तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लैम्बोर्गिनी तुरंत आ जाएगा। सो वो लोगो, वो नाम, वो ठप्पा स्टैंडर्ड बढ़ाने वाला होता है। सेकेंड, पिक्चर्स एंड इमेजेस ऑफ गॉड्स, अभी मैंने तुमको बताया, और किंग्स, जिससे लोग रिलेट कर पाएँ, जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाएँ। अरे वाह कृष्ण जी की फ़ोटो, अरे वाह फिर तो बहुत अच्छा हो। ये साइकोलॉजी है, जो बिजनेस होता है वो साइकोलॉजी पे चलता है। सो इट वॉज अ वे टू कनेक्ट विद द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल एंड अपीलिंग द बायर। इट ऑल्सो गेव अ डिवाइन अप्रूवल, यानी भगवान की गारंटी है प्रोडक्ट पर। डिवाइन अप्रूवल मतलब अरे भगवान ने ठप्पा लगा के भेजा, अरे वाह भगवान की फ़ोटो, मतलब भगवान ने क्वालिटी का गारंटी दे के भेजा है भैया, ठीक है। तो ये माइंड गेम होता है, ठीक है। कंपनी, सारी कंपनियां ऐसी काम करती हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा पतंजलि का वो ऐड आता है कि दांत खट्टे करना, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे पतंजलि ने सारे कंपनियों के दांत खट्टे कर दिए, है ना। सो यूजिंग कैलेंडर्स, तो वो दांत खट्टे करने वाला वो एक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगा रहा है कि यार मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करूँ, ठीक है। फिर यूजिंग कैलेंडर्स,
दोज हु कुड नॉट रीड वुड सी, देखो जो लोग रीड नहीं कर सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, भारत में बहुत बड़ी आबादी थी उस वक्त, हो गई थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के आने के कारण, तो वो इमेज देख के समझ सकते हैं, है ना, इमेजेस यूज़ होती थी कैलेंडर्स पे, एंड दस द प्रोडक्ट वॉज पॉपुलराइज एंड फिटेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में घुसा दिए जाते थे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे सनलाइट सोप कैलेंडर, गॉड विष्णु इज शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम अक्रॉस द स्काईज, है ना, मतलब सनलाइट मतलब कि भैया तुम ये सोप यूज़ करोगे तो सनलाइट ब्राइट हो जाओगे एकदम, है ना, ऐसे एकदम चमकने लगोगे, तो इस तरीके से होता है। तो कैलेंडर्स को यूज़ किया जाता था, कैलेंडर्स वाला देख लेना कौन सा है, देखो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की भी यूज़ की है, यहाँ पे विष्णु जी की यूज़ की है ना, मेड इन मैनचेस्टर, मैनचेस्टर लेबल्स देखो फिगर 26 ए पे, है ना, वो तुमको मेड इन मैनचेस्टर भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये मतलब मैनचेस्टर के गुड्स को प्रमोट करने के लिए भारत के देवी देवताओं के, जैसे आजकल भी फटाके जो चाइना से आते हैं उसके ऊपर भारत के जो है देवी देवताओं के फोटोज़ होते हैं, जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, तो द एडवर्टाइजमेंट वुड गिव देम अ मैसेज टू यूज स्वदेशी प्रोडक्ट, जैसे मैंने तुमको पतंजलि का बताया कि दांत खट्टे कर दिए दूसरी विदेशी कंपनियों के। इफ़ यू केयर फॉर नेशन बाय दीज इंडियन प्रोडक्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स बिकेम अ वेपन फॉर नेशनलिस्ट मैसेज। तो जैसे तुमको देखो फिगर 28 दिख रहा होगा, एन इंडियन मिल्क क्लॉथ लेबल, तो इस पर कैसे भारत माता की फ़ोटो बनी हुई है, देखो कैसे सिग्निफाई कर रहा है ना, जो वो दो लोग खड़े हैं वो कपड़ा खरीद रहे हैं, है ना, तो मतलब भारत माता आशीर्वाद दे रही है, यानी एक ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि तुम अगर इस मिल से कपड़ा खरीदते हो तो तुम भारत माता की इनडायरेक्टली सेवा कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वदेशी चीज़ को खरीद रहे हो, तो भारत की कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, भारत की कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो जो उस कंपनी में काम करते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, जो उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये एक नेशनलिस्ट मैसेज देने का तरीका था उस टाइम, जो एडवर्टीजमेंट्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट देते थे। तो ये हो गया ये चैप्टर। सो कंक्लूजन इज क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेंट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, बहुत चेंज करके रख दिया पूरा का पूरा सिनेरियो इंडस्ट्रीज़ ने आने के बाद, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी जो इन्वेंशंस है वो भी इम्पॉर्टेंट रही, और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं बनी हुई हैं आज भी और बनी रहीं। सो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है फाइनली। जय हिंद, वंदे मातरम।